तो आप बोल सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर नेपोटिज्म का पहला अगर कोई नींव रखे हैं तो वो मोतीलाल नेहरू जी रखे। जो इंडियन में पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज हैं वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि भाई भतीजावाद पे चलती हैं। क्या कारण आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरीके की स्थिति भारतीय समाज में खासकर क्या ये जो नेपोटिज्म है क्या ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे लागू होती है और कांग्रेस पार्टी की देन है, या फिर ये एक नेचुरल फेनोमेना है? हिंदुस्तान जो है बेसिकली वो हम ऐसा मानते हैं कि ये बेसिकली पर्सनालिटी कल्ट से जुड़ा हुआ है। एक लीडर के इर्द गिर्द ही हमेशा से राजनीति जुड़ी रहती है। भाई भतीजावाद से क्या नुकसान है समाज में? अभी जो पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीस है, उसमें 95% लोग जो 30 साल से नीचे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमें देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो अपना बचा ले गई, उन्होंने अपनी राजनीति को बनाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें नेपोटिज्म लगभग हर जगह दिखाई देता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा आप यूके का इतिहास पढ़ेंगे, इंग्लैंड का, तो इनको राजा का बहुत ज़रूरत होता है देश को इस्टेब्लिश करने और शासन को चलाने में। तो ऐसा हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज हर 5 में से 3 कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और डायनेस्टी से ग्रसित है। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी भाई भतीजावाद जो बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति में व्याप्त है। जब हम पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर कैसे पिताजी मुख्यमंत्री रहे या किसी बहुत बड़े नेता रहे, फिर उनके बेटे को टिकट मिल गया, वो नेता बन गए। ये जो नेपोटिज्म व्याप्त है हिंदुस्तान की राजनीति में, और अगर हम इस बात को और डिस्क्राइब करें तो शायद पूरे भारतीय समाज में जो नेपोटिज्म व्याप्त है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं संजय सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो टीचर भी रहे हैं, इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कमेंटेटर भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो हम स्टेट पार्टीज को पार्टिकुलरली देखते हैं, जो नॉर्थ से लेकर के कश्मीर से, वहाँ पर अब्दुल्ला फैमिली है और वो फैमिली आप जानते हैं, और साउथ तक करुणानिधि उनके बेटे रहे राजनीति में। जो इंडियन में पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज हैं वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि भाई भतीजावाद पे चलती है। क्या कारण आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरीके की स्थिति भारतीय समाज में खासतौर से राजनीति? देखिए, अगर नेपोटिज्म को अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना है तो इसको आप ऐसे समझिए कि नेपोटिज्म का बढ़ावा हम मानते हैं कि पंडित नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही स्टार्ट हुआ। अच्छा। चूँकि जैसा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे और उनके 4 बेटे थे, लेकिन कोई बेटा तो कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं किया, तो वहाँ तो नेपोटिज्म था नहीं। हाँ, मोतीलाल नेहरू जी थे जो चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ये उनकी इच्छा थी। तो आप बोल सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर नेपोटिज्म का पहला अगर कोई नींव रखे हैं तो वो मोतीलाल नेहरू जी रखे, जो कि ऐसा उनका एम्बिशन था कि हमारा पुत्र भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। और उनका रसूख का, मोतीलाल नेहरू जी का जो एक अपना उनका एक प्रॉपर प्रभाव और पंडित नेहरू जी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मदद किया उनको कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा लीडर बनने में। तो फिर आप बोल सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसे तो इंदिरा जी डायरेक्ट मिनिस्ट्री में कभी शामिल नहीं हुई, लेकिन हाँ वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही पंडित जी के समय में 1959 में, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। तो ऑब्वियस है कि इंदिरा जी अगर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनती है तो उसमें पंडित नेहरू जी का भी प्रभाव रहा है। और जैसा कि इंदिरा जी पंडित नेहरू जी को हमेशा असिस्ट भी करती थी उनके प्राइम मिनिस्टर काल में। तो उसके बाद फिर इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो संजय जी का दखल हुआ, संजय गांधी जी का। उनके डेथ के बाद फिर राजीव जी हालांकि बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो भी राजनीति में आए तो उनको भी उनका फ़ायदा मिला। फिर राजीव जी के बाद चूँकि पत्नी थी सोनिया जी, उनको फ़ायदा मिला। फिर अभी राहुल जी और प्रियंका जी। तो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नेपोटिज्म को बढ़ावा भी दिया और कांग्रेस पार्टी के फैमिली मेंबर इससे लाभान्वित हुए, फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू देखिए, जैसा आपने बहुत रीजनल पार्टी का एग्जाम्पल लिया अलग अलग स्टेट में, तो नेपोटिज्म आप एक तरह से देखिएगा तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जरिए बढ़ावा मिला, लेकिन जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी इंडिया में और वो जेपी मूवमेंट के चलते बनी, और जितने जेपी मूवमेंट के ये बड़े बड़े लीडर थे ये क्या कर रहे हैं? क्या ये नेपोटिज्म नहीं बढ़ा रहे हैं? लालू यादव जी
बिहार में क्या कर रहे हैं, कौन है उनका उत्तराधिकारी। अपने आप को सोशलिस्ट लीडर मानते थे, लेकिन गद्दी किसको दिए, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको बनाए। क्या वो सही में सोशलिज्म फॉलो किए अपने लाइफ में? नहीं फॉलो किए। अब उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी, उनके बाद कौन आया, और भी जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उस समय की जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, रामविलास पासवान जी है, उनके बाद कौन आया। अच्छा, आप जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ के और अपना वजूद बनाई और अपना एक जगह बनाई, लेकिन वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अपने पार्टी को बना दिया। चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो आपका इधर समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी, अब्दुल्ला फैमिली हो ना, अब्दुल्ला फैमिली। और इधर अब कंटेम्प्रेरी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी भी अपने भतीजों को ला रही हैं, मायावती भी अपने भतीजे को ला रही हैं। तो उनको दिखाई पड़ता है कि इंडियन राजनीति में अगर उनकी खुद की कोई संतान ना हो, शादी ना किया हो, तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लाते हैं, कोई अपना रिश्तेदार ढूंढ लाते हैं और उन्हीं को बनाएंगे। तो ये हम एक पैटर्न आपने बड़ा अच्छा कहा, जिसको हम ऑब्जर्व करें जरा और डीपली, तो हमें देखते हैं कि एक टाइम पर कांग्रेस के भीतर तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें दिखाई देते कि इनके बेटे बेटी बन रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। यही लोग मुख्यमंत्री बनाते थे, तो जब ये मुख्यमंत्री बनाते थे तो वहाँ नेपोटिज्म नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से सत्ता ब्रेक हुआ और रीजनल पार्टीज बनना शुरू हुई, पोस्ट मंडल जिसे कहते हैं, तो एक जातियों पर आधारित पार्टियां और नई नई पार्टियां हिंदुस्तान में प्रोलिफरेट हुई, तब बहुत सारी पार्टियां बनी। और ये पार्टीज भी फिर बाद में पता चला कि कांग्रेस का ही मॉडल फॉलो कर करके अपना एक पूरा बनाती है। आपका ऑब्जर्वेशन कैसे इस तरीके को देखता है, इस पूरे पैटर्न को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज ये है कि क्या ये जो नेपोटिज्म है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे लागू होती है और कांग्रेस पार्टी की देन है, या फिर ये एक नेचुरल फेनोमेना है। अब नेचुरल फेनोमेना इसको ऐसे बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसका पहला स्लोगन था द पार्टी विद डिफरेंस। अब चूंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी स्टेब्लिश हुई और 1980 में स्टेब्लिश होने के बाद इनके कई लीडर्स आए जो ऑब्वियस है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, चाहे वो अटल जी हो, एडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, उमा भारती जी हो, बहुत सारे लीडर आए। अब चूंकि 1980 में गठित ये पार्टी हुई और आज हो गया ऑलमोस्ट, कम से कम आप मान के चलिए तो 40 से 42 साल हो चुका है। अब चूंकि जो लीडर वहां बड़े लीडर बने, अब उनके बच्चे भी हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस है, क्या उनके बच्चे नहीं आ रहे हैं राजनीति में? बिल्कुल। आप देखिए, इसमें भी एग्जाम्पल है। अनुराग ठाकुर जी के पिता चीफ मिनिस्टर थे, धूमल जी। सुषमा जी की बेटी आ ही गई, बांसुरी स्वराज। राजनाथ जी के बेटे हैं ही पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। तो कैसे ये कांग्रेस पार्टी से अलग है? तो इसमें एक आर्गुमेंट देते हैं, अमित शाह जी का था कि हमारा नेपोटिज्म कांग्रेस पार्टी से कैसे डिफरेंट है। तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी को जो चलाएगा वो गांधी फैमिली से ही होना चाहिए, या उसका जो सर्वोच्च पद पे है वो गांधी फैमिली से ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे वो शुरू में इंदिरा जी थी, फिर बाद में राजीव जी थे, फिर सोनिया जी थे, अभी राहुल जी। उनका कहना है कि पार्टी का हेड जो है वो किसी के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट आता है। एक आर्गुमेंट ये है, हमारे यहाँ बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट होगा वो नेपोटिज्म के प्रभाव से मुक्त होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, एक कार्यकर्ता भी बन सकता है। तो ये अमित शाह जी का आर्गुमेंट था नेपोटिज्म के अगेंस्ट में, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में। अब कांग्रेस पार्टी ने देखिए क्या किया, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नेपोटिज्म से आया नहीं है, खड़गे जी। उनका तो उन्होंने प्रॉपर चुनाव करवा दिया, जिसमें दो कैंडिडेट थे, शशि थरूर जी एक तरफ से लड़े, दूसरी तरफ से खड़गे लड़े। तो अब जो अमित शाह जी का ये जो एलिगेशन था कि राष्ट्र का जो हेड है वो फैमिली मेंबर से ही होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी में होता है। और जैसा कि सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट सोनिया जी रही 18 से 19 साल कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने ये भी झुठला दिया, बोला कि नहीं देखिए, एक हम जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका कोई नेपोटिज्म से ताल्लुक नहीं है, खड़गे जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। बिल्कुल। तो नेपोटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेचुरल फेनोमेना है, ये होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। भारतीय राजनीति में हर आदमी अपने बेटों और भतीजों को बढ़ाना चाहता है। इसमें हम अगर नेपोटिज्म की इस बहस में थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ें, तो जो बिल्कुल सामान्य दर्शक हैं हमारे, अगर वो ये समझना चाहे कि नेपोटिज्म इस तरीके से होता है, भाई भतीजावत बढ़ते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है नेपोटिज्म से, या भाई भतीजावत से क्या नुकसान है समाज को, अगर आप ये बता सकें हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में तो बड़े।
देखिए, नेपोटिज्म का नुकसान तो है ही, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो जो है वो साधारण व्यक्ति को नहीं मिल पाता है सही समय पे। अगर कोई व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल फैमिली से है, बैकग्राउंड से है, और उसको कल को एमपी बनना है, एमएलए बनना है या मिनिस्टर बनना है, तो उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत लंबा होगा। नेपोटिज्म में अगर कोई सांसद का बेटा है, बड़ा नेता का बेटा है, तो वो जल्दी लीडर बन जाएगा। लेकिन कोई नॉर्मल फैमिली से आएगा तो कम से कम 15-20 साल, 25 साल तक का उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उनके बराबरी में आने के लिए, उनको compete करने के लिए। उसका हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल देते हैं। अभी जो पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज है, उसमें 95% लोग जो 30 साल से नीचे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर आप 30 साल के उम्र में बड़ा नेता बनना चाहते हैं या एमपी बनना चाहते हैं तो 95%, मतलब आपका चांस ही नहीं है कि आप नॉन पॉलिटिकल फैमिली से और तुरंत देश के बड़े नेता बन जाए। आपको फैमिली से आना ही पड़ेगा, इसीलिए ये रेशियो 95% है। देश के सारे युवा नेता जो हैं परिवार से ही आते हैं। और 40 साल की उम्र में जो एमपी बनते हैं वो 65% आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो स्ट्रगल है वो आप 30 साल में आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ पार्लियामेंट में आप बैठ ही नहीं सकते। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है पहले, उनको बहुत स्ट्रगल फिर वो 40-50 साल में संभालना। तो ये तो एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जो प्लेटफॉर्म आपके दादा परदादा के पॉलिटिकल फैमिली होने से जो आपको तुरंत मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को अचीव करने में एक साधारण आदमी को कम से कम 15 से 20 साल लग जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है नेपोटिज्म का यहाँ पे। और नेपोटिज्म की बहस में हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, जैसे आपने नुकसान के बारे में बात की, ये तो हुआ कि जनता के नुकसान है, क्योंकि संविधान की अपनी समझ ये है, जो संविधान बनाने वाले हिंदुस्तान के थे उनकी समझ ये थी कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी उठेगा, चुनाव लड़ेगा। उन्होंने तो पार्टियों तक की कल्पना नहीं की कि हिंदुस्तान में पार्टियां होंगी। संविधान में कहीं पार्टी का जिक्र नहीं, पोलिटिकल पार्टी। वहाँ पर ये आया तो एक तरीके से संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन अभी हम एक नया ट्रेंड भी देख रहे हैं उसका नुकसान की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं ऑलरेडी स्टेट, इनमें बड़ी टूट फूट होती है नेपोटिज्म की वजह से। हम चाहे महाराष्ट्र में देख ले अजित पवार का, या फिर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में। ये क्या ट्रेंड है अगर समझाना चाहें? देखिए, परिवार के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, ये भी कोई नया फेनोमेना या नया घटना नहीं है। आप इसको हमारे एंशिएंट महाभारत से उठा के देखिए। जो लड़ाइयां हैं वो कजन भाई और बहनों के बीच में हमेशा से रहा है, खासकर कजन ब्रदर्स के, क्योंकि लड़कियां ज्यादा एम्बिशियस नहीं थी पहले, कुछ चांस भी नहीं मिलता था। चांस भी नहीं मिलता था। तो आप महाभारत में देखें तो दिक्कत क्या थी, धृतराष्ट्र अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। उसका मानना यह था कि जब हम राजा हैं तो फिर मेरे बार मेरा पुत्र होना चाहिए। बिल्कुल। और उनको राजा एक विशेष परिस्थिति में बनाया गया था, ये चीज वो भूल गए। जबकि उनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था धृतराष्ट्र का प्रॉपर, चूंकि राजा पांडु जो थे उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो फिर उनके जगह पे उनको बनाया गया कार्यकारी राजा। बनाया गया कार्यकारी राजा, और वो समझ गए अपने आप को परमानेंट, और बोले कि नहीं दुर्योधन ही बनेगा। तो आप उस जमाने से देखिएगा तो ये जो सत्ता की लड़ाई है परिवारों के बीच, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और उस समय से लेके कि कौन योग्य उत्तराधिकारी है राजा का, ये चुनाव करने में महाभारत के टाइम में जितना तकलीफ धृतराष्ट्र को था उतना ही तकलीफ आज शरद पवार को होता है, उससे पहले बाला साहब ठाकरे को हुआ, वही तकलीफ होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे बाद उत्तराधिकारी कौन है। जैसा बोला जाता है शिवसेना में, जैसा आपने चर्चा किया कि भाई राज ठाकरे वॉज द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, लेकिन पुत्र मोह था तो उद्धव ठाकरे को दे दिया। आज देखिए क्या हो गया महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी सीमित हो गए। राज ठाकरे भी कहीं नहीं रहे तो उद्धव ठाकरे भी कहीं नहीं। पवार फैमिली में भी, पवार फैमिली में भी सेम एग्जांपल होता है। बताते हैं कि जो ओरिजिनल जो उत्तराधिकारी थे वो अजीत पवार थे, उनके भी भतीजे ही थे। उनका देखिए क्या हुआ, उन्होंने पुत्री मोह में सुप्रिया सूले को दे दिया, और सुप्रिया सूले चला नहीं पाई। और आप देखेंगे स्टेट असेंबली में उनका कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। लोकसभा में तो चलिए था भी चर्चा कि सुप्रिया सूले एक सीट से लड़ रही थी तो वो जीत के भी आया, लेकिन स्टेट असेंबली में वो कहीं नहीं दिखी, और अजीत पवार की भारी जीत हुई। तो ये जो सत्ता का संघर्ष है विद इन पॉलिटिकल फैमिली,
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। ये एंशियंट से हमने इस बात को ऑब्जर्व तो किया, लेकिन ये है कि अब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो ये दिक्कतें इसलिए हो रही क्योंकि फैमिली में ही पावर कंसंट्रेट हो गई है ना। एकदम। तो चूंकि राज्यों में जो पॉलिटिकल पावर ने अपने यहाँ पावर कंसंट्रेट कर लिया, तो अब पावर के लिए झगड़ा भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए, यही तो नेपोटिज्म का नुकसान हुआ, पावर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए परिवार में। तो शायद नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा ये नुकसान निकल के हम लोग के सामने आता है। अच्छा, एक चीज आपको हम और जोड़ना चाहेंगे, ये तो हमने बताया कि नेपोटिज्म के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं और विद इन ए फैमिली संघर्ष है, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे डिबेट और डिस्कशन का, और बहुत पैराडॉक्स है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीगल एयर नहीं है, वो पार्टी ही खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल, जयललिता के बाद उनके पार्टी का देखिए, AIADMK कहाँ है पार्टी, गायब हो गई। कौन लीड करेगा उनको? इतना मुश्किल और मेहनत से बना हुआ पार्टी आज क्लियर कट कोई लीगल एयर नहीं है, या उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं था, या फिर जयललिता चूंकि उनके बच्चे नहीं है, वो शादी नहीं किए, तो देखिए वो पार्टी ही खत्म हो गई। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि नेपोटिज्म ना होने से भी कितना बड़ा खतरा है देश को, खासकर पार्टी को खतरा है। उधर जाइए, नीतीश कुमार, उनका एक बेटा है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बताइए JDU का क्या होगा उसके नीतीश जी के बाद? अगर मायावती जी का भतीजा और ममता दीदी का भतीजा को छोड़ दिया जाए, तो TMC और BSP का क्या हो गया, वो बताइए क्या होगा इनका। और ये घटना तो हम कांग्रेस पार्टियों में देखते हैं कि ये बार बार कांग्रेस पार्टी में दिक्कत आती है। आपने भी सुना होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, अभी जो परिवार है उनका, नेहरू गांधी फैमिली छोड़ दे, तो वहां भी क्या हो सकता है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। हाँ, उसका भी देखिए कारण है कि देखिए हिंदुस्तान जो है बेसिकली, वो हम ऐसा मानते हैं कि ये बेसिकली पर्सनालिटी कल्ट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक लीडर के इर्द गिर्द ही हमेशा से राजनीति जुड़ी रहती है। आप देखेंगे तो आज़ादी के समय महात्मा गांधी सबसे पॉपुलर लीडर थे, सबसे कैरिस्मेटिक लीडर थे, और पूरा कांग्रेस पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। और वो बताते थे आज़ादी के समय कि भाई जो महात्मा गांधी जी ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, और अगर उसको कोई अपोज किया तो उसका सबसे पहले पॉलिटिकल कैरियर खत्म। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमेशा अपोज करते थे, तो पार्टी से उनको निष्कासित किया गया। उनको लगा कि अब यहाँ से कुछ देश आज़ादी में कुछ होगा नहीं, तो वो जापान, जर्मनी और इटली चले गए, वहाँ से सेना खड़ा किया और अपने हिसाब से आज़ादी जो है सो दिलाई देश को। तो आज़ादी के पहले महात्मा गांधी, आज़ादी के ठीक बाद पंडित नेहरू जी, पूरी तरीके से सेंटर था पूरा देश की राजनीति उनके ऊपर, बहुत बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे। उसके बाद फिर इंदिरा जी, फिर देश की राजनीति उनके ऊपर सेंटर हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो लंबे समय के बाद, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हुए आज मोदी जी का लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो है सो मोदी जी की ही सरकार है, मोदी जी और अमित शाह ही डिसीजन सारा लेते हैं, और मोदी जी वैसे ही पावर एक्सरसाइज करते हैं जो एक जमाने में इंदिरा जी करती थी, और एक जमाने में आप बोल सकते हैं कि नेहरू जी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति विशेष ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इंडिया में है, जिसको पर्सनालिटी कल्ट आप बोल सकते हैं ये, और उस हिसाब से एक कैरिस्मेटिक लीडर, उसके पीछे सारे फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में भी जहां कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी क्लियर कट नहीं होता है, वो पार्टी ही डूब जाती है, पार्टी खत्म होने का खतरा आ जाता है। अगर हमने बात की संजय सर भारतीय कंटेक्स्ट में कि किस तरीके से नेपोटिज्म होता है, तो बड़ी बड़ी दिक्कत है, लेकिन इस लेंस को अगर हम थोड़ा बड़ा करें, आपका इंटरनेशनल राजनीति के बारे में भी बड़ी अच्छी समझ है, तो आपका PhD भी उस सब्जेक्ट में है, तो हम इस लेंस को अगर थोड़ा बड़ा करें, वर्ल्ड लेवल पर इस लेंस को लेकर जाए, तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में या यूरोप में या अमेरिका में कहीं कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका तो आज 400-500 साल डेमोक्रेसी उसकी हो गई, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन में इतने टाइम से डेमोक्रेसी है, और यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का भाई भतीजावाद या शायद बहुत ही कम, शायद कोई ऐसा हो तो बन गया हो तो बन गया, वरना वहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरा साउथ एशिया उठा लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली, बांग्लादेश चली जाइए शेख हसीना, इंडोनेशिया चले जाइए, सुकर्णो की बेटी बनी थी बाद में। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो अपना बचा ले गई, उन्होंने अपनी राजनीति को बनाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें नेपोटिज्म लगभग हर जगह दिखाई देता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियस है कि ये जो नेपोटिज्म है और डायनेस्टी है, वो सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। और ऐसा हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज हर 5 में से 3 कंट्री जो है
वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और डायनेस्टी से ग्रसित है। तो जैसा आपने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान, तो वही बेनजीर भुट्टो और भुट्टो फैमिली है, वही राज कर रही है। उसके बाद ठीक है नवाज शरीफ आए भी, लेकिन गद्दी किसको मिला? नवाज शरीफ के भाई को मिला। नवाज शरीफ की बेटी उसके बाद बहुत योग्य है, वो भी एक शायद सीएम वीएम भी है कोई पाकिस्तान की कोई स्टेट की, तो वहाँ भी नेपोटिज्म है। बांग्लादेश आइए तो खालिदा जिया और शेख हसीना, ये भी नेपोटिज्म है। तो उस तरीके से आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखेंगे तो अलग तरह का नेपोटिज्म आपको मिलेगा। जैसे यूएस में है, यूएस में अगर बिल क्लिंटन रहे प्रेसिडेंट तो फिर उनकी वाइफ भी बन गई प्रेसिडेंट की कैंडिडेट, तो ये भी नेपोटिज्म है, हिलरी क्लिंटन। उसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर थे, जॉर्ज बुश जूनियर थे, वहाँ भी नेपोटिज्म है। कनाडा में आइएगा तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी जस्टिन ट्रूडो, उसके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे। यूके का बात करें इंग्लैंड में, तो वहाँ नेपोटिज्म उन्होंने डायनेस्टी और नेपोटिज्म पूरी तरीके से किंग को दे दिया कि आपके ही नेपोटिज्म चलेगा, लेकिन वहाँ एलिटिज्म चलता है। एलिटिज्म क्या है यूके में कि बीते आप 30-40 वर्ष से जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सब ऑक्सफोर्ड से ही निकले हैं। अच्छा, ऑक्सफोर्ड से निकलते हैं वो, तो उनका नेपोटिज्म नहीं है और डायनेस्टी नहीं, लेकिन एलिटिज्म है। लेकिन डायनेस्टी तो यूके में है भाई। आप पहली बार मैग्ना कार्टा लाने वाला कंट्री यूके, रूल ऑफ लॉ लाने वाला कंट्री यूके, लेकिन आप आज तक राजशाही को क्यों ढो रहे हैं भाई? सबसे पहले जरूरत क्या है? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, लेकिन आप फिर भी राजा और महाराजा को एक सिंबॉलिक रूप में रखे हुए, उसकी जरूरत क्या है? कहीं ना कहीं उनको लगता है इन्फीरियरिटी। ऐसा आप यूके का इतिहास पढ़ेंगे इंग्लैंड का, तो इनको राजा का बहुत जरूरत होता है देश को इस्टेब्लिश करने और शासन को चलाने में। ये तो दूसरे जगह से राजा लेके लाते थे। आप देखेंगे जर्मनी, पुरेशिया, फ्रेंच, अलग अलग जब ये इंपोर्ट करके लाते, हाँ इंपोर्ट करके राजा लाते थे कि हमारा राजा नहीं है तो वहां से राजा लेके आएंगे, इनको बिठाएंगे, फिर हम अपना शासन चलाएंगे। तो ये यूके का एक ऑब्सेशन है मोनार्की के प्रति। ये इनको लगता है कि बिना किंग के हम काम नहीं कर सकते। धन्यवाद संजय सर हमारे डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। आज आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो नेपोटिज्म की समस्या है, ये समस्या किस रूप में है, ये कहाँ कहाँ तक समस्या कैसे भारतीय समाज के हर अंग में फैली हुई है, और इस समस्या से अगर हम मुक्ति चाहते हैं, इससे अगर हम निपटारा चाहते हैं समस्या, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या डिस्कशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।